आइए मित्रों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं राजेश आसुदानी रकीब। मैं आपका मित्र डॉक्टर विनोद आसुदानी एक और अंक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। और राजेश जी, इस बार जी, भी हम एक कहानी कहानी लाए लाए हैं। हैं। कहानियाँ बहुत चर्चा में हैं, कहानियों पर बहुत चर्चा हो रही है। और ये कहानी बिल्कुल विषय वस्तु की दृष्टि से यानी सब्जेक्ट मैटर की दृष्टि से अगर देखें तो बिल्कुल अलग है। और आज का जो आईटी वर्ल्ड है, जो लड़के लड़कियां आईटी सेक्टर में काम करते हैं और कस्बों छोटे गांवों से दूर बड़े बड़े शहरों में जाकर के रहते हैं, और फिर उनका जीवन किस तरीके से चलता है, यह इसका विषय है। जी, और कहानी बड़ी आधुनिक, और इसका विषय विषय वस्तु इसकी वो भी बहुत आधुनिक समाज से जुड़ी हुई आधुनिक विषय वस्तु, और थोड़ी सी विवादास्पद भी है विनोद जी। जी बिल्कुल। और कहानी का जो शीर्षक है, हाँ, रेपिश। रेपिश। जी, आप शीर्षक से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ इस कहानी में जो बात है वो कुछ हटके है, तो रेपिश अलग है। पहले तो आपको समझ में नहीं आता कि रेपिश क्या। क्या? और कहानी का अंत जब आता है तब आपको एकदम समझ में आ जाता है कि एक शब्द को डिस्टॉर्ट तरीके से रेपिश कहा गया है। हाँ। और वो अब हम नहीं कहेंगे कि किस शब्द को, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। बिल्कुल। तो इस कहानी का पहले कथानक जान लेते हैं, और उसके बाद इसके जो अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग कोणों से इस पर विचार किया जा सकता है। कहानी का ये- प्रारंभ दो सखियों के बीच वार्तालाप से होता है। प्राची हैं और उनकी सखी हैं आयुष्मा। आयुष्मान। और आयुष्मा को प्राची समझाते हुए कहती है कि ये बात तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी को बताना नहीं। मुझको बताया है तो ठीक है, अगर तुम बताओगी तो जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं। हाँ। और क्या किया जाए इस पर? पुलिस में जाया जाए? आयुष्मा कहती है नहीं, पुलिस में तो नहीं जाना है, मैं खुद उसे ढूंढूंगी। इससे हमें आभास मिलता है कि आयुष्मा के साथ कुछ हुआ है, और वो कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। जी हाँ, आयुष्मा आईटी इंडस्ट्री में काम करती है और अपने एक मित्र साहिल के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। वैसे आधी इधर आधी उधर है, वो अपने इसके मित्र के साथ भी है, प्राची के साथ, लेकिन कुछ सामान वहां भी रख रखा है। तो साहिल बाहर जाता है काम से, तो वो प्राची के पास रहने आ जाती है। साहिल जब वापस आ जाता है तो आयुष्मा सीधा सीधा उसको कह देती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। अच्छा, ये बताने का जो मौका है वो भी ऐसे शांति से बैठे तब नहीं बताती है, जब वो प्यार करने लगते हैं एक दूसरे से, जी। और साहिल अपने अंदाज में प्यार करने लगता है। साहिल का अंदाज थोड़ा एग्रेसिव है प्यार करने का। तो जब अच्छा, ये बड़ा अच्छा पंकज सुबीर की कहानी है वैसे। जी हाँ, ये पंकज सुबीर की कहानी है। पंकज और उन्होंने सुबीर। विषय बहुत ही अनछुआ सा लिया है, यहाँ जो आज के उत्तर आधुनिक जीवन से संबंधित विषय है उसको लिया है। बिल्कुल, हम नाम बताना भूल गए थे लेखक का, पंकज सुबीर जी। जी हाँ। तो ये जो पंकज सुबीर साहिल को बड़ा ये नेचुरली उसको बड़ा अच्छा नहीं लगता। बोले हाँ। तुम पुलिस में गई क्या, ऐसा कैसा तुम्हें पता नहीं चला कि कोई व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुम्हें पता ही नहीं चला। और वो तुम्हारे घर पे फ्लैट में आ जाता है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, तब भी तुम्हें पता नहीं चलता। यानी अब यहाँ विनोद जी दो बातें के लिए रुकना होगा जी कथानक बताते बताते। एक तो पंकज सुबीर की थोड़ी तारीफ जरूरी है, जिस तरह का विषय इन्होंने चुना है बहुत कम देखने को मिलता है साहित्य में। पूरी तरह से हम विषय पर आते हैं अभी, लेकिन पहली बात तो रेप जिन कहानियों में हुआ, बलात्कार, ऐसी कहानियां ही आपको कम मिलेंगी साहित्य में, है ना। और जब बताती हैं आयुष्मा इसको, साहिल को, तो वो जो उनका प्रेम सीन जिसको हम कहेंगे, लव सीन, वो जो चित्रण करने का तरीका है पंकज जी का बड़ा अच्छा है। तार सप्तक, मंद्र सप्तक से मध्यम सप्तक से तार सप्तक तक जाते जाते अंतिम वो बजने ही वाला था तार सप्तक, कि इसने रोक के कहा कि रुको, मैं पहले कुछ बताना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, है ना। और फिर जो साहिल की जो प्रतिक्रिया जो है, वो प्रतिक्रिया एक साधारण मध्यवर्गीय पुरुष की। भारतीय परंपरागत पुरुष की प्रतिक्रिया है। और जनरली देखिए, एक बड़ा यहाँ पे एक थोड़ा विचार प्रयोग कर लेते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं विनोद जी। वो ये है कि जब किसी पुरुष से पूछा जाए कि मान लो तुम्हारी किसी मित्र या पत्नी या प्रेमिका पर अगर बलात्कार हो जाए तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो जनरली 90% पुरुष कहेंगे बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया होगी, मैं उससे सहानुभूति प्रकट जो भी करूंगा उसकी सहायता करूंगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रतिक्रिया जैसे साहिल की रही है, आम तौर से पुरुषों की प्रतिक्रिया उसी तरह की, थोड़ी उखड़ी हुई, थोड़ी गुस्से वाली और थोड़ी अवॉइडिंग यानी किस्म की होती है। वो ऐसे होते हैं कि साहिल कहीं ना कहीं आयुष्मा को इस घटना का जिम्मेदार मानता है। और कहता है जो हो चुका हो चुका, अब शांत रहो, अब कुछ मत करो, अब हो गया, अब हम अब प्यार करेंगे, जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे, चलिए। तो आयुष्मा कहती है नहीं, मैं उसे ढूंढूंगी।
और वो I'll find ढूंढने का out. प्रयास करती हैं। तो वो कहता है तुम क्यों ढूंढना चाहती हो? बाद में भी एक दो बार कन्फ्रंटेशन इस बात को लेकर उनमें होता है, ऊंची आवाज में बात होती है। वो यहाँ तक कह देता है विनोद जी साहिल कि क्यों एक बार से मन नहीं भरा। जी बिल्कुल। तो ये जो एक पुरुष प्रधान या पुरुषवादी या मेल ईगो वाली प्रतिक्रिया है, जी, ये अनकॉमन नहीं है, ये बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है, बिल्कुल। बहुत कॉमन। और इसको उन्होंने लाया है पंकज जी ने, इसके लिए उनको साधुवाद देना क्योंकि पड़ेगा, वास्तविक चित्रण है समाज जो का। वास्तविक चित्रण है। लेकिन इस कहानी का जो मर्म है विनोद जी, वो तो कहीं और है। जी, अब वो खोजती हैं कि वो कौन है आखिर जिसने इसके साथ ऐसी बदतमीजी की है, और अचानक एक बार फोन बजता है, नहीं उठाती, 2-3 बार बजता है, अननोन नंबर होता है। फाइनली वो फोन उठाती है आशिमा, जी, और वहां से आवाज आती है कि आशिमा जी, आप जिसे ढूंढ रही हैं वह मैं ही हूँ। जी, बड़ा नाटकीय ढंग से होता है ये सब कुछ। पहले तो इसको गुस्सा आता है कि वह व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे को फोन करे, लेकिन इसका दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। अगर उसको खोजना है तो उससे बात भी करनी पड़ेगी, और जी। फिर बातचीत चालू होती है। और धीरे धीरे वो व्यक्ति, जो फोन वाला व्यक्ति है, लड़का है, वो अपना परिचय बताता है। उसको कहता है कि आप याद करें, मैं सोहम शर्मा शर्मा हूँ। हूँ, जो कॉलेज में, तो याद आ जाता है इनको कि कॉलेज में साथ था और प्रपोज भी किया था उस जमाने में, जो कि आयुष्मान ने मना कर दिया था। और उसके बाद सोहम शर्मा अमेरिका चले जाते हैं, और अब वो कहते हैं मैं वापस आ गया हूँ, किंतु आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम वैसा का वैसा कायम है, और मैं इस प्रेम को तुम तक पहुंचाना चाहता था। अब यहाँ समझना है जी। कि सोहम हमेशा कहता है कि मैं कभी भी तुम पर बलात्कार नहीं करना चाहता, ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था। मैं तो अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता था, अपने प्रेम की शिद्दत तुम तक पहुंचाना चाहता था, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। उस दिन भी, जिस दिन ये घटना घटी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु उस क्षण के प्रभाव में आकर के, या उस आवेश में आकर, उस उत्तेजना में आकर मेरे से ये हो चुका। अब ये सोहम का वर्जन है, उसके प्रेम पहुंचाने की प्रक्रिया, जो उसने जो तरीका इख्तियार किया। और ये मज़े की बात है कि उसके फ्लैट के बगल में ही आके वो किराए से रहता है, तो उसको पता है कि आयुष्मा साहिल के साथ जो लिव इन में रह रही है वो उतनी प्रसन्न नहीं है। क्यों? कि साहिल का प्रेम करने का तरीका जो है वो, हमने कहा है पहले, आक्रामक है, जो कि आयुष्मा को पसंद नहीं आता है। वेदना और प्रेम में बड़ा महीन सा अंतर होता है, यात्रा। बड़ी महीन सी यातना में और प्रेम में बड़ी महीन सी रेखा होती है, और इनके फ्लैट की आवाजें बाहर सुनी जा सकती हैं, ये भी हमें कहानी से पता चलता और है। आशिमा जब उस अनुभव को सोचती हैं तो उसे लगता है कि सोहम ने जो भी किया हो, लेकिन उसका करने का तरीका पोएटिक था। पोएटिक था और स्वप्नमयी तरीका था, और जो बेसिकली वो चाहती आई थी पर साहिल को नहीं कह पाती थी, क्योंकि साहिल का अपना तरीका, एक जो कई बार मेल्स का एग्रेसिव तरीका होता है, विच बॉर्डर्स ऑन द टॉर्चर विनोद जी। जी बिल्कुल। कई बार तो वो लड़कियां चाहकर भी उसका प्रतिवाद नहीं कर पाती हैं कई बार। तो आयुष्मा इस तरह की यातना से गुजर रही थी साहिल के साथ, जबकि सोहम का प्रेम करने का तरीका अच्छा लगा था आयुष्मा को, जो कि उसने बाद में अपनी मित्र प्राची से ये बात कही भी कि वो धीरे धीरे मैं होश में आ गई थी तब, और मुझे पता चला कि कोई तो है, शायद साहिल है, लेकिन वो सोहम था, जो कि अभी पता चला है। लेकिन वो जिस तरह से प्रेम कर रहा था वो अच्छा लग रहा। और इवन जो उसकी सहेली है, जी। वो भी उसको टोकती है कि क्या जी, तुम्हारा हाँ। दिल अभी भी नहीं भरा है क्या? हाँ, तो अब यहाँ एक बहुत समझना होगा हमको ऑथेंटिकली विनोद जी, जी। जो इंसान की जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये कहानी की नई बात, नया बिंदु इसी में है कि आयुष्मा अपने एक्सपीरियंस की ऑथेंटिसिटी समझने के लिए ओपन है, खुले दिल से वो समझती है इस बात को कि ये था तो रेपिश, एक तरह का बलात्कार था, कि जैसे मेरे पीछे आया, मुझे बेहोश कर दिया और अंदर आ गया, और उसके बाद सारी रात मेरे साथ रहा और मेरे साथ प्रेम किया, जो कि एक तरह से बलात्कार था। लेकिन जब सुबह जागी, वो तो सारे कपड़े पहने हुए थी, कोई कपड़ा अस्त व्यस्त नहीं था, वो पहना गया था वापस सारे कपड़े। तो ये राजीव जी, हमको यहाँ भी ये भी हाँ, समझना पड़ेगा, जी। क्योंकि जब ये घटना होती है जी। तो आयुष्मा को ये पता नहीं होता कि ये कौन है। कौन है। जब अननोन व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जी। तो उसको हम रेप की श्रेणी में ही रखेंगे। जी। किंतु सोहम शर्मा के नजरिए से अगर हम देखें तो वो किसी वासना के अधीन होकर के ये काम नहीं कर रहा था। कई वर्षों से, यानी कॉलेज के समय से ही वो आशिमा से प्रेम करता था, वो प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहता था, किंतु उसके समक्ष कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि आशिमा साहिल के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। अगर वो प्रकट होकर के भी अपना प्रणय निवेदन करता तो शायद उसको स्वीकृति नहीं मिलती।
अब ये एक बात है, लेकिन यहाँ जो आयुष्मा है वो दोनों एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करती है, तुलनात्मक दृष्टि से देखती है कि साहिल का प्रेम एक वेदना है, शारीरिक रूप से एक टॉर्चर की तरह वो प्रेम करता है, जबकि सोहम ने जिस तरह से प्रेम किया वो एक पोएटिक वे में किया, एक अच्छे तरीके से, जो सलीके से। उनमें जो भी संभोग हुआ, संभोग तो क्या कहें उसको, जो भी प्रक्रिया हुई होगी वो एक अच्छे सलीके से हुआ। इसकी जब वो तुलना करती है तो वो पाती है कि वो कहीं अपने आप को सोहम से ज़्यादा नज़दीक पाती है, और जो साहिल का घटिया होता हुआ, बिगड़ता हुआ जो बर्ताव है आगे इस घटना के बाद भी, वो भी इस बात को प्रमाणित करता है कि साहिल केवल वासना युक्त व्यक्ति है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस घटना को सुनने के बाद आशिमा को क्षमा नहीं कर पाता, उसका प्रेम बढ़ता नहीं है, उसके मन में उसके लिए आदर नहीं हो जाता कि वो बेबस थी, उसके साथ ये हो जाए, बल्कि वो उसको टोकता रहता है, उसके ताने मारता रहता है, और फिर से वो बेडरूम में जबरदस्ती ले जाने का प्रयास करता है, जबकि नहीं आना चाहती। और आशिमा कहती है कि उसने, उस व्यक्ति ने तो जो किया तो वो तो अनजाने में किया या मुझे पता नहीं था, वो तो तुम बेहोशी में जानबूझ किया। करके, मेरा मूड नहीं है फिर भी तुम फिर भी अपने आप को मुझ पर ला देते हो, तो तुम भी उससे भी गए बीते हो, ऐसा कहती है। तो ये समझने वाली बात है यहाँ की, रेप क्या है, जो साहिल कर रहा है वो रेप है, या जो सोहम शर्मा ने किया वो रेप है। देखिए सोहम शर्मा का तरीका, चाबी छीन के उसको बेहोश करके और अंदर आने का तरीका, वो तो बिल्कुल एक गलत तरीका है, लेकिन उसके बाद भी बिना इजाजत के बेहोशी में प्यार करना है तो रेप, टेक्निकली तो वो रेप है। लेकिन जब आयुष्मा पाती है अपने आप को साहिल और सोहम की तुलना करते हुए, क्योंकि हम कुछ भी चीज वैक्यूम में नहीं करते जिंदगी में विनोद जी, तुलना तो हमेशा होती है, तो आयुष्मा पाती है कि सोहम कहीं ज्यादा एक बेहतर व्यक्ति साबित हो सकता है साहिल के मुकाबले। अब राजेश जी, अगर हम इसमें कानून की बात करें जी, लॉ की बात करें, तो अगर शारीरिक संबंध होता है विदाउट कंसेंट जी, तो वो रेप है। जी। दोनों मामलों में विदाउट कंसेंट होता है, साहिल भी उसकी कंसेंट नहीं लेता जी, और सोहम भी नहीं लेता। नहीं लेता। अब देखा जाए तो दोनों रेप है, किंतु एक्सपीरियंशियल जो अनुभव है, जो एक उनकी अनुभूति है, अनुभव है उस चीज का, तो वो क्वालिटेटिवली सोहम के साथ जो अनुभव है वो बेटर है। और ये जो कहानी है विनोद जी, जहाँ समाप्त हो रही थी, जब वो साहिल के साथ झगड़ा होता है और नहीं, साहिल कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, वो अपनी कार चला के अपनी सहेली के यहाँ जाने के लिए निकलती है। ये कहानी दरअसल मेरी दृष्टि में वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी, जबकि इस कहानी का एंटी क्लाइमेक्स है 2 लाइन का, उसके बाद एसएमएस फिर से साहिल का आता है, यू बिच, और इस तरह का कोई और फिर सोहम फिर कहता है कि मैं आ जाऊं, पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि आई एम वेटिंग इन द पार्किंग, यू कम। तो ये आखिरी में भी तुलना आ जाती है, शायद वो दोनों को रेप मान के और दोनों उसके अयोग्य हैं और वो निकल जाना चाहती है इस भ्रम जाल से, लेकिन फिर जब तुलना हो जाती है और सोहम अभी भी प्रतीक्षा में है उसकी, तो वो सोहम को स्वीकार कर लेती है। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बात कहूंगा कि पंकज जो कहानीकार हैं, उनका विषय तो बड़ा अनूठा है, बिल्कुल अनूठा है, लेकिन इस विषय को बड़े सपाट तरीके से पाठकों के समक्ष रखा गया है। मेलोड्रामेटिक कहानी बन के रह गई है ये, कलात्मक पक्ष बड़ा कमजोर है, यानी आई कैन से दैट आर्टिस्टिकली द स्टोरी इज क्वाइट वीक, जबकि ये एक बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानी बनने की क्षमता रखती थी। ये जो विषय वस्तु है, ये जो अनुभव है एक स्त्री का, क्योंकि देखिए अब मैरिटल रेप की आज चर्चा हो रही है हिंदुस्तान में, जबकि कई कंट्रीज में वैवाहिक बलात्कार को मान्यता मिली हुई है क्राइम की, लेकिन यहाँ भारत सरकार ने इसकी विरोध किया है इस चीज का कि मैरिटल रेप भारत जैसे समाज में हम नहीं लगा सकते। तो ये बड़ा कठिन विषय है कि इस पर किस तरह की बात होनी चाहिए। तो एक बड़ी अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानी बन सकती थी, और जबकि ये है दोनों तरह का बलात्कार, क्योंकि ये जो घटना है विनोद जी, जबरदस्ती घर में घुसने की, बेहोश करने की, इस तरह की घटना को हम किसी भी तरह से एंडोर्स नहीं कर सकते जी, क्योंकि जब आशिमा सोहम का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो ऐसा लगता है कि जो कुछ सोहम ने किया वो बिल्कुल ठीक था, और उसी तरीके से अपने प्रेम को आप पहुंचा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक जिम्मेदार साहित्यकार कभी भी इस तरह की घटना को किसी भी तरह से एंडोर्स नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कहानी शायद वहीं समाप्त हो जानी चाहिए, बिल्कुल वहीं समाप्त हो जानी चाहिए। और ओपन एंडेड अगर रखते, हम ये भी
ये तो संकेत मिल ही रहा था कि वो साहिल से दूर जा रही है, जी। लेकिन सोहम को स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही हाँ, जी। है, इसका थोड़ा सा अगर अनिश्चित की स्थिति में अनिश्चितता छोड़ दिया छोड़ जाता दिया जाता। तो शायद कहानी का कलात्मक पक्ष बढ़ जाता, या दूसरे भी तरीके हो सकते हैं। मैं और राजेश जी हम दोनों ही साहित्यकार हैं, सृजन से हमारा वास्ता है, जी। तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते थे लिखने के कि सोहम किस तरीके से आशमा के जीवन में वापस आता है, हाँ। उसको भी कलात्मक ढंग से दिखाया जा सकता था। हाँ, इस तरह से हाउस ब्रेकिंग वाज नॉट नेसेसरी। दोनों तो- तो मेलोड्रामेटिक की जी। श्रेणी में आ जाता है। तो खैर ये लेखक हाँ। की कमजोरी है, और बाकी विषय की जो नयापन है वो उसके लिए डेफिनेटली हम उनकी तारीफ करेंगे, उनको साधुवाद देंगे। तो निश्चित रूप से न केवल विषय वस्तु बल्कि क्योंकि कहानी साहित्य का हिस्सा है, इसलिए हमें कलात्मक पक्ष की तरफ भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और मैं चाहूंगा विनोद जी, इस तरह की कहानियां लेखिकाओं द्वारा क्यों नहीं आती हैं? अब वही है कि जो फीमेल राइटर्स हैं, दे शुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑथेंटिकली, जी। अपना जो स्व का अनुभव है, अनुभूतियां हैं, उन्हें सर्जन के माध्यम से लोगों तक, साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शायद हमारे समाज में अभी भी स्त्री उसी प्रकार से मुखरित नहीं होती, खुल करके बात नहीं करती, खुल करके लिखती नहीं। कहीं न कहीं इस प्रकार की जो हमारी सामाजिक अवधारणाएं, धारणाएं हैं, या सामाजिक जो बंधन है, कहीं न कहीं उसमें वो जकड़ी हुई है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे स्त्री समाज को स्वीकार करने लगेगी और अपने जीवन को स्वीकार करने लगेगी, शायद हमें बेहतर लेखिकाएं, बेहतर कवित्रियां दिखाई देंगी। बेहतर का यहाँ पर सिर्फ इतना ही तात्पर्य है हाँ। कि अपने भोगे हुए वास्तव को, सत्य को अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करना। जी जी बिल्कुल। तो आप भी इस कहानी को पढ़ें और सोचें, और अच्छी इस तरह की अनूठी नई नई कहानियाँ हमारे पढ़ने में आती हैं जी बिल्कुल। तो हम इस पर चर्चा किया करेंगे। तो बस आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।